भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। इसे घर लेकर जाओ। बाबा ने जो कहा वो तुम्हें भी सही लग रहा है ना? हाँ। क्यों? कैसे? आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, कैसे नजर फेर सकते हैं हम? चलिए। अब तुम कहाँ लेके जा रही हो? चलिए, बैठिए यहाँ, बैठिए। आप ही कहता है ना कि जब मन बेचैन हो तो ध्यान लगाना चाहिए, तो लगाइए ध्यान। बैठिए, बैठिए ना। मैं कह रही हूँ ना, आपको अच्छा लगेगा, बैठिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। वकील साहब के पास जाकर कहूंगा कि वो भीम को समझाए कि नरोत्तम जोशी और उसके परिवार के मामले में ना फंसे, क्योंकि उन्हें मौका चाहिए भीम को फंसाने का, और मैं ये होने नहीं दे सकता। बाला। बाबा, बाबा, क्या हुआ? आप ऐसे परेशान क्यों लग रहे हो? वो भीम को लेकर कुछ परेशान हूं। वो नरोत्तम जोशी भीम को अपने घर लेकर गया। अंदर आने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। क्या तुम तैयार हो अपनी जान देने के लिए और मेरी विधवा बेटी को न्याय दिलाने के लिए? हम ऐसे शांत नहीं बैठ सकते बाबा। क्यों लेकर आए बाबा? बताइए ना बाबा। रुक जाइए। भीम, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम उनके बीच नहीं जाओगे, वो उनके घर का मसला है। ये भीम समझता क्यों नहीं? क्यों हर किसी के मामले में पड़ता है? और बाबा, आप मुझे तो हर बार समझाने आ जाते हो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये गलत है, वो गलत है। और तो और अपनी पत्नी के साथ मुझे कैसे रहना है ये भी आप ही समझाने में लगे हो, लेकिन भीम को कुछ नहीं कहोगे। इसलिए बाबा, मुझे माफ करो, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और उस भीम को समझाइए कि उस नरोत्तम से दूर रहे। बाला, तुम में और नरोत्तम जोशी में कोई फर्क नहीं। उसे भी अपनी बहन के दुख दर्द नहीं दिख रहे, और तुम्हें भी अपनों के दुख दर्द नहीं दिख रहे, और ना ही अपनी बीवी के। उसे भी अपने मर्द होने पर गुरूर है, और तुम्हें भी अपने मर्द होने पर गुरूर है। वैसे देखा जाए ना तो तुम दोनों संवेदनहीन हो। और सबसे बुरा ये लग रहा है, मेरी ख्वाहिश थी कि हर घर में भीम हो, लेकिन हुआ यूं कि मेरे घर का बड़ा बेटा नरोत्तम जोशी हो गया है। बिल्कुल ठीक कहा, हो गया हूं मैं नरोत्तम जोशी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
शरणं कमाल है। दूसरों के लिए जीने मरने की बात करने वाला भीमराव बुद्धं शरणं किसी और को मुसीबत में देखकर उसे मुसीबत में वहीं छोड़कर खुद यहाँ बैठकर शांति प्राप्त कर रहा है। धम्मं शरणं वाह। गच्छामि। है ना कमाल की नौटंकी? नहीं? बुद्धं शरणं गच्छामि। भीमराव, भीमराव, वैसे व्यक्ति और परिस्थिति को देखकर ही तू अपना भाषण देता है। देखा, अगर तू अपने विचारों पर इतना ही कायम है तो नरोत्तम जोशी की बहन को मुसीबत से बचा ले, या फिर तू इतने सारे उच्च जात वालों को देखकर डर गया। रचनदेव जी, मैं समझ रही हूँ कि आप मेरे पति को उकसा रहे हैं और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि नरोत्तम जोशी और उनके परिवार से उलझे और आप सब उसका फायदा उठाएं। हाँ, शायद हम यही चाह रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हम ये देखना चाह रहे हैं ये भीमराव कैसे नरोत्तम जोशी की बहन को मुसीबत से बचाता है। तो अब क्या करोगे तुम दोनों? दुबक कर कहीं बैठ जाओगे या फिर उस नरोत्तम जोशी की बहन के लिए लड़ोगे? नहीं लड़ेंगे, ये सबका ठेका नहीं ले रखा है। और मेरे पति भावुक है, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, बेवकूफ नहीं है जो आपके बहकावे में आ जाएंगे। घर चलिए आप। चलिए। अब मजा आएगा भीमराव, देखते हैं कि तू क्या करता है। मदद करेगा तो फंसेगा, और नहीं करेगा तो जो लोग तुझे हिम्मती और झारू मानते हैं, मैं उनकी इस मान्यताओं को गलत साबित करके तुझे और नीचे गिरा दूंगा। चल! तुम्हें संस्कार और संस्कृति सब सिखाएंगे हम। आई आप तो मेरी बात सुनिए। बाबा, भाव मेरी बात बस तेरी बात सुने। आई बाबा, आज से इसका खाना पीना बंद, क्योंकि दिमाग में इसके कचरा भर गया है। उस दिन खाना पीना बंद रहेगा तो होश ठिकाने आएंगे। फिर ये वही बोलेगी जो इसे बोलने के लिए कहा जाएगा, वही करेगी जो इसे करने के लिए कहा जाएगा। चलिए। आई दरवाजा खोलिए। हाँ बाबा, दरवाजा खोलिए। आई दरवाजा खोलिए। समझ आया एक थप्पड़ में, या और लगाऊं? देखिए बाबा, थप्पड़ मार मार कर आप चाहे मुझे मार ही क्यों ना दें, लेकिन मैं मेरे फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। पीछे नहीं हटूंगा? हाँ, तू समझ क्यों नहीं रहा है? हाँ बेटा, तू खुद को देख, इतना सुंदर है, नौकरी करता है, और एक से एक अच्छी लड़की मिलेगी तुझे विवाह के लिए। फिर तू क्यों उस विधवा के लिए मरा जा रहा है? हाँ, क्यों अपने आई बाबा का नाम खराब कर रहा है? मेरा एक बेटा खा गई, तुझे भी खा जाएगी। तू क्यों अपनी आई बाबा का नाम मिट्टी में मिला रहा है? समझ क्यों नहीं रहा है? और तेरी भाभी भी है, कुछ तो लिहाज कर बेशर्म। अरे क्या आप लोगों ने भाभी है भाभी है भाभी है लगा रखा है? अरे भाभी से पहले वो एक औरत है। और हाँ, मुझे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन कभी आपने निर्मला के बारे में सोचा है?
कि उसका ध्यान कौन रखेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा। भाई बाबा, जब हम दो लोग मिलकर सारे हालातों को संभाल सकते हैं तो फिर किसी तीसरे को क्यों लाना? आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? भाई बाबा, समझिए मेरी बात को। तू ऐसा नहीं समझेगा। चल घर, तुझे अच्छी तरह से समझाते हैं। बाबा मुझे छोड़िए। क्या हुआ? भीमा, रमा, हमें लगता है तुम जो भी काम करते हो सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हो। अब फायदा अगर सिर्फ तुम्हारा हो तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? हाँ, और तुम्हारे कहने पर क्यों लड़ाई करें, क्यों धरना दें? बेटा अपने बारे में सोचता, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सबके बारे में सोचता है अगर, तो सरला ने मुआवजे के पैसे जो फीस के रूप में दिए थे इसे, उसमें से एक तो पैसा इन लोगों को दे देता, लेकिन नहीं। वैसे वो नरोत्तम जोशी को दुश्मन कहता है और उसी के घर चाकरी कर पैसे कमा कर लाए हैं दोनों। बाकी सबको बाकी समय कहते रहते हैं कि हमें उनके खिलाफ लड़ना है, हमें उनके खिलाफ लड़ना है। आया पड़ा, ये है आपका बेटा। आई, आनंद भैया के दवाई के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए गए थे बाहर। और इन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा है कि ऊंची जात के लोग उनके पास काम मत कीजिए। ये कौन सी लड़ाई है तुम दोनों की? हाँ, मजबूरी है, जरूरत पड़े तो जाओ उसके यहाँ काम करने और बाकी समय गालियाँ देते रहो। जीजा भाई अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरा मौन व्रत है। अगर आप सबको ऐसा लगता है कि मैंने आपका छल किया तो माफ कर दीजिए मुझे। रुको भीमराव, भीमराव आज जो खूब मरते मरते बचा, लेकिन ये मुसीबत के समय तुम हमारे साथ नहीं रहे। हम तुमका दोष नहीं दे रहे, लेकिन हम बहुत सोचे कि हम अब तुम्हारा साथ दे के खुश हैं कि पहले जब तुम्हारे साथ नहीं थे तब खुश थे। हाँ, नतीजा ही निकला कि जिंदगी बहुत छोटी है, एक इतना संघर्ष करके हम गवा नहीं सकते हैं। तुम्हारा संघर्ष सही है कि गलत है ये तो हम नहीं जानत हैं, लेकिन हम जैसे पहले थे वैसा ही ठीक है। वाह, क्या बात है, वाह, ये तो बहुत बढ़िया भवा। हाँ? अरे देर से ही सही, हम लोगन की औरतन को अक्ल तो आई। जीजा भाई सच सच बताओ, मीरा बता रही थी कि तुम मायके से पैसे लेकर आई हो और वो पैसे तुमने सबको बांट दिए। जीजा भाई, ऐसे मौन व्रत धारण करने से मेरे सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे।
मुझे सवाल का जवाब चाहिए। भाई मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ठीक है, मत दो जवाब, जो करना है करो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जितना तुम गलत करोगी उतना तुम ज्यादा भुगतोगी। सभी औरतों ने भीम को जवाब दिया। ये देखकर बड़ा मजा आया। बाकी सब तो ठीक है भाभी, लेकिन हुलिया भीम के विपक्ष में हो गई, और वो भी इतनी आसानी से। पैसों में बड़ी ताकत होती है। खैर, आगे क्या जीजाबाई? अब आगे जो भी होगा ना भाभी, वो कल सुबह होगा। अभी तो सब भीम से दूर हुए हैं, लेकिन हमें ये दूरियां और बढ़ानी होगी, ताकि बाद में कोई उसके पास ना जाए। हाँ जीजाबाई। और सुना है नरोत्तम जोशी के विधवा बहन की लड़ाई भी लड़ने को पागल हो रहा था, पर रमा और राम जी ने उसे रोक लिया। ऐसे ही एक एक करके उसे सब छोड़ जाएंगे, तो उसका हौसला भी पस्त हो जाएगा। क्या पता यहीं से उसका लड़ाई लड़ने का भूत भी उतर जाए। उधर ससुराल में आपकी बेटी अपने पति को खा गई, देवर पर दौरे डाल रही है। जो विधवा होकर भी विधवा धन का पालन नहीं कर रही है। अरे रखिए ऐसी बेटी को अपने पास। इसकी जिम्मेदारी तो हमने उसी दिन पूरी कर दी थी जिस दिन हमने इसका कन्यादान किया था। विधवा हो तो विधवा धर्म के साथ रहना था ना। अपने देवर को फंसाकर ईश्वर की मर्जी से उलट जिंदगी देख रही थी। इनसे विवाह करने की पहल मैंने की, क्योंकि औरतों को भी मर्दों की तरह दोबारा जीवन शुरू करने का अधिकार होना चाहिए। अगर विवाह की बात अपनी जबान पर लाई तो तेरी जबान खींच लूंगा, समझा? विधवा है, देख देख मेरी बहन विधवा है, विधवा की तरह ही जीवन जीना है, ऐसे समझा? मुझे बस इतना लगता है कि आपको आपकी बेटी का विवाह इनके साथ करवाना चाहिए। आगे बढ़ और पार कर ले चौखट, फिर मैं अपनी विधवा बेटी का विवाह अभय से कर दूंगा। भीमराव, जिस तरह तुम अपनी जान नहीं दे सकते, ठीक वैसे ही हम भी जाने नहीं दे सकते अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपनी बाध्यताएं। मुझे पढ़ना होगा मुझे। कैसे शांत करूं इन्हें? मैं जानती हूँ कि ये बार बार उन्हीं सब चीजों को याद कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। रमा बेटी, मैंने वकील साहब से जाकर बात कर ली, तो उन्होंने कहा भीम को ऑफिस में कुछ ज्यादा काम देकर उलझा कर रखेंगे, फंसा कर रखेंगे, ताकि उसे खाली समय ना मिले और वो उन चीजों को लेकर ना उलझे। सही किया बाबा आपने। लेकिन बाबा, निर्मला जी का क्या होगा? पता नहीं, जब तक ये पूरा समाज नहीं बदल जाता तब तक ऐसी परिस्थिति में
सबका जो जो होगा उसकी अपनी अपनी किस्मत होगी। मतलब उन औरतों की किस्मत तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक पूरा समाज नहीं बदल जाता।